8th Standard General Science Chapter 6 Composition of Matter. So इसमें अपन आज composition of matter के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's start. We saw in the previous standard that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made of same or the other matter. अपन ने इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपन देखते हैं, जो अपने आसपास है, जो अपन देख सकते हैं, और ऐसे जो अपन नहीं देख सकते हैं, वो सेम या फिर कोई दूसरे मैटर से ही बने हैं. ठीक है. फर्स्ट, दिस इज फॉर यू मिस. कैन यू टेल वाला जो पार्ट होता है वो आपके लिए होता है. आपका ब्रेन और शार्प होना चाहिए इसलिए. ठीक है, देखते हैं. सो क्लासीफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू 3 ग्रुप्स. कोल्ड ड्रिंक, एयर, कोल्ड ड्रिंक, एयर, शरबत, सॉइल, वाटर, वुड, सीमेंट. ठीक है. अब ये जो दिए हैं इसको आपको क्या करने का है, क्लासीफाई करने का है. ठीक है, मैटर्स के अंदर इनटू 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप्स में आपको इसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है. What are the states of matter that you used as criteria for the above classification? तो आप कौन से स्टेट ऑफ मैटर यूज़ करने वाले हैं इन चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए. ओके. टेक सम मस्टर्ड सीड्स. ट्राई दिस होता है, ये एक्टिविटी होती है आपके लिए. ठीक है. टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. थ्रेड अ लॉन्ग थ्रेड at the center of a big balloon by means of a needle and tie it tight. एक धागे को, एक थ्रेड को क्या करना है आपको, एक बिग बलून के सेंटर से क्या करना है, थ्रेड करना है बाय मीन्स ऑफ अ निडल, एक निडल की जरिए. ओके. एंड उसको क्या करना है, टाई इट टाइटली, कस के बांधना है. ओके. स्ट्रेच दिस रबर diaphragm and fix it on the mouth of the jar by means of a rubber band. तो आपको क्या करना है, उसको स्ट्रेच, ये जो रबर है उसको क्या करना है, स्ट्रेच करना है. ठीक है. एंड उस जो जार है उसके माउथ पे क्या करना है, रबर बैंड की हेल्प से उसको क्या करना है, फिक्स करना है इसको. ठीक है, इसको फिक्स करना है इसके ऊपर. पुल द डायफ्राम अप एंड डाउन with the help of the thread, first slowly, then with moderate force and then vigorously. क्या करना, अभी आपने ऐसे इसको बांधा, फिर क्या करना है, इसको पहले स्लोली पुल करना है, खींचना है थ्रेड को, धागे को उल्टा करके. देन मॉडरेट स्पीड मतलब मीडियम स्पीड, और देन फास्ट एकदम. ठीक है. देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल. एंड इस टेबल में, टेबल गिवन है, इसमें आपको अपना ऑब्जर्वेशन क्या करना है, रिकॉर्ड करना है कि आपने क्या देखा, क्या हो रहा है वो जार के अंदर. ठीक है, क्या क्या प्रोसेस अंदर हो रही है, क्या क्या डिफरेंस हो रहा है उसमें. ठीक है. मेड ऑफ पुलिंग द डायफ्रेम अप एंड डाउन और मूवमेंट ऑफ द मस्टर्ड सीड्स. पहले स्लो में क्या हो रहा था, वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस. ठीक है, सेम प्लेस पे क्या हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, वाइब्रेट हो रहे थे वो सब सीड्स. और मॉडरेट फोर्स के अंदर क्या हो रहा था, एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस. जब उसका स्पीड मॉडरेट था तब क्या हो रहा था, उसका जो वाइब्रेशन था वो क्या होने लगा, अभी इंक्रीज होने लगा धीरे धीरे. क्या हो गया, अभी पहले क्या था, सेम प्लेस पे था, एकदम नॉर्मल वाइब्रेशन हो रहा था. अभी एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, अभी उसका वाइब्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. देन थर्ड है विगरस. अभी विगरस स्पीड के अंदर क्या हो रहा था, दे विल मूव अपवर्ड सो मच दैट दे विल स्ट्राइक
the bottom, okay, they will strike the bottom of the jar, fall on the fall on the diaphragm and again move upward. ठीक है, मतलब भी क्या हो रहे थे वो लोग, वो नीचे आ रहे थे, इसको टच करके स्ट्राइक करके, मतलब ऊपर को स्ट्राइक करके देन नीचे, देन अगेन ऊपर, ऊपर को स्ट्राइक करके देन नीचे, मतलब इनका ऐसा हो रहा था. ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा था इनका, ऊपर तक ये लोग टच कर रहे थे. पहले इसमें तो ये सिर्फ जगह के ऊपर ही सेम प्लेस पर रह के थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहे थे. ओके, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा उनका जो वाइब्रेशन था वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया था. पर थर्ड इसमें विग्रस के अंदर क्या हो गया, वो जो उनका जो ये था वो एकदम ऊपर तक टच होने लगा था. ओके, सो ओके, लेट्स मूव ऑन. On the above experiment, we give energy less or more to the mustard seeds by pulling the diaphragm up and down, making them move differently. So इस एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या किया है, अपन ने एनर्जी दी है कम या ज़्यादा, ठीक है, मस्टर्ड सीड को बाय पुलिंग, मतलब किस ज़रिए से इस थ्रेड को अप एंड डाउन खींच के अपन ने क्या किया, उसे मस्टर्ड सीड को एनर्जी दी है, ठीक है, उसको मूव होने के लिए. सो द particles in the solid, liquid and gaseous states of matter have movement somewhat similar to that. Okay, मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में, स्टेट ऑफ मैटर में, वो लगभग इसी मूवमेंट के सिमिलर होते हैं, हैव मूवमेंट सम वॉट सिमिलर टू दैट. ओके, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acts between the particles, atom or molecules of matter. मतलब द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, ठीक है, या एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में, मैटर्स के, ठीक है, मतलब कुछ पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. So the extent of the particle movement is determined by the strength of this force. The particles of solid are very close to each other and vibrate at their fixed positions. See, जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे दिया है देखो डायग्राम में, ये सॉलिड स्टेट है, ठीक है, कोई तो भी सॉलिड स्टेट है. सो इसके अंदर पार्टिकल्स आप देख रहे होंगे कितने चिपक के हैं, मतलब एकदम बारीक बारीक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक के हैं. ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से. एंड वाइब्रेट्स एट देयर फिक्स पोजिशंस, एंड ये अपने ही फिक्स पोजिशन पर रह के क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं. इधर उधर नहीं, अपना प्लेस चेंज नहीं करते इधर उधर जाके, वो अपने ही प्लेस पे होके क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, ड्यू टू दिस सॉलिड्स गेट प्रॉपर्टीज लाइक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड ऑल्सो हाई डेंसिटी एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी. इस वजह से सॉलिड्स के पास किस तरीके की प्रॉपर्टीज है, डेफिनेट शेप, मतलब वो उसका जो शेप रहता है वो चेंज नहीं होता है, डेफिनेट होता है. ठीक है, डेफिनेट शेप होता है उसके पास, एंड वॉल्यूम, एंड ऑल्सो हैव, और इसका एक वॉल्यूम भी होता है ना. अगर आप डस्टर ले लो, डस्टर एक डेफिनेट शेप है, यस है, एंड उसका एक वॉल्यूम भी बनता है ना. एंड आता है हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई है, हाई रहती है सॉलिड्स की डेंसिटी. एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी, वो कंप्रेस नहीं होता, अब इसको कितना भी दबा लो अभी कंप्रेस नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं. ठीक है, आप उसको दबाओगे तो और कितना चिपके, पहले से वो उसके पार्टिकल्स जो है वो चिपके हुए हैं, क्लोज टू ईच अदर है, और आप कितना उसको क्लोज करोगे ना.
इसलिए ये नॉन कंप्रेसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, so the strength of intermolecular force is moderate in the liquid state। अभी लिक्विड स्टेट में आ गए अपन। लिक्विड स्टेट के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो मीडियम होता है। ओके, दो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल्स इन डेफिनेट पोजिशन, इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है मतलब वो अपने पार्टिकल्स को एक पोजीशन में फिक्स कर पाए। ठीक है, पर वो एक साथ तो रख ही सकता है, इतना उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उतना स्ट्रॉन्ग है वो, मतलब लिक्विड स्टेट कि अपने पार्टिकल्स को वो होल्ड कर पाए एक साथ। ओके, एज अ रिजल्ट लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, however they have fluidity and their shape is not definite but changes in accordance with the container। देखो बोल रहा है कि they are fluidity, फ्लूडिटी मतलब फ्लूइड होता है ना, वो एक तरीके का लिक्विड जैसा। ठीक है, इसलिए फ्लूडिटी एंड देयर शेप, उसका जो शेप है लिक्विड का वो कोई डिफाइन नहीं रहता ना, सर्कल रहता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे तो नहीं रहता लिक्विड का कोई भी शेप, तो वो डेफिनेट नहीं होता है। देयर शेप इज नॉट डेफिनेट बट चेंजेस इन अकॉर्डिंग्स विद द कंटेनर। बट जो लिक्विड है वो अपना शेप कंटेनर के हिसाब से चेंज कर लेता है। अभी कंटेनर आपका है समझो स्क्वायर में, ठीक है, अब स्क्वायर में ऐसा कंटेनर है, उसके अंदर पानी डालोगे तो वो पानी का पूरा शेप ही स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ही उसका कोई खुद लिक्विड का खुद का कोई शेप नहीं होता है, वो कंटेनर्स के हिसाब से क्या करता है ना, शेप चेंज करता है। ओके, एंड इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एकदम भी क्लोज नहीं होते, थोड़ी सी गैप होती है उसमें। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर लिक्विड के। इसके बाद अपन आएंगे गैस के अंदर। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, एंड एक जगह पे नहीं होते, स्टेबल नहीं होते उसके मॉलिक्यूल्स, इधर उधर आप देखते होंगे गैस के अंदर। ठीक है, गैस आप बलून के अंदर गैस भरते हो एंड उसका भी कोई शेप नहीं होता, डेफिनेट शेप गैस का भी नहीं है। ओके, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वेरी लेस होता है, इसमें मीडियम होता है और इसमें लार्ज होता है। मतलब जो पार्टिकल्स के अंदर का डिस्टेंस है इसमें सबसे कम होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें तो बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, लिक्विड के। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी वीक इन गैसेस। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है गैसेस के अंदर। ठीक है, अभी अपन ने देखा। सो देयरफॉर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। सो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के अंदर वो एकदम फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, एंड जो भी जगह उनको दिख रही है वहाँ पे वो अपना स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। Consequently, gases have neither definite shape nor definite volume। और gases का ना ही कोई definite shape होता है ना ही कोई definite volume होता है। Figure 6.2 shows schematic representation of submicroscopic picture of the physical state of matter, and the table 6.3 shows the characteristic of the states of matter. Let's see. Physical state of matter, solid, liquid, gases. Fluidity, rigidity, plasticity, elasticity. Solid, rigid होता है, मतलब rigid मतलब एकदम कड़क, एकदम solid। ओके, प्लास्टिक, आप प्लास्टिक भी देखे होंगे, प्लास्टिक भी सॉलिड में आता है, और इलास्टिक भी सॉलिड में ही आता है। फ्लूइडिटी होता है, फ्लूइड जो होता है वो होता है लिक्विड में, फ्लूइड मतलब ही लिक्विड होता है, और आप गैसेस के अंदर भी फ्लूइड को बोल सकते हो।
ठीक है। वॉल्यूम, यस, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट गैसियस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए वो इनडेफिनेट होता है। शेप्स, सॉलिड का होता है, लिक्विड का और गैसेस का कोई शेप नहीं होता है, इनडेफिनेट शेप। कंप्रेसिबिलिटी, यस, जो सॉलिड है वो नेग्लिजिबल, मतलब इसकी कोई भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, सॉलिड को अपन कंप्रेस कर ही नहीं सकते। देन लिक्विड का होता है कंप्रेसिबिलिटी वेरी स्मॉल, लिक्विड को थोड़े हद तक कर सकते हैं, एकदम थोड़े हद तक, एंड गैस को तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। गैस को आप देखे होंगे अपने, मतलब आप सोच सकते हो कि गैस को अपन कर कंप्रेस तो कर ही सकते हैं उसे। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में मॉडरेट में है, एंड गैसेस के अंदर तो बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। देन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, इसमें तो एकदम बहुत ही कम डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है ज़्यादा, एंड इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है, वेरी लार्ज, ठीक है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, ओके। सो write the composition of the following materials by means of chemical formula and classify them accordingly. Let's see the table. इसमें दिया name of material, दिया है water, carbon, oxygen, air, aluminium, brass and carbon dioxide. इसको आप chemical formula में लिख लो, H2O, CO2, O2 plus N2 plus CO2 plus other gases, Al, aluminium, Cu plus Zn, CO2. Then ये है टाइप्स ऑफ मैटर। सो वाटर होता है कंपाउंड, कार्बन होता है एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, एयर मिक्सचर पता ही चल रहा है, ठीक है। इसमें दो चार चीज़ों का मिक्स करके एयर बना है तो ये मिक्सचर हो जाएगा। एल्यूमिनियम एलिमेंट, अभी इसके अंदर भी दो चीज़ों का यूज़ किया है तो ये भी मिक्सचर हो जाएगा, एंड ये CO2 होता है कंपाउंड, ओके। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये जो मेथड थी सेकेंड मेथड थी मैटर्स को क्लासिफाई करने की। इन दिस मेथड द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अपन इसके पहले स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो मैटर होता है वो 3 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज मिक्सचर। By considering whether the smallest particles of matter are similar or different and what are they made of. So कैसे कंसिडर किया जाता है? बाय कंसिडर वेदर द, चेक करके कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है वो सिमिलर है या डिफरेंट है, या व्हाट आर दे मेड ऑफ, या किससे बन के है वो, ठीक है। Are the smallest particle in an element or a compound are alike? However, the smallest particles in a mixture are of 2 or more types. मतलब बोल रहा है कि जो भी सबसे पूरे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन एन एलिमेंट, पूरे एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर कंपाउंड के, आर अलाइक, वो लाइक होते हैं। हाउएवर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिक्सचर के जो होते हैं आर ऑफ 2 और मोर टाइप्स, वो मिक्सचर के अंदर 2 और मोर टाइप्स के पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। मिक्सचर मतलब अपने को नाम से पता चला, मिक्सचर मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स आइडेंटिकल आइटम्स। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, उसके अंदर आइडेंटिकल आइटम्स होते हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप के, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 ऑक्सीजन आइटम्स इन बॉन्डेड स्टेट,
मतलब ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हर एक मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन आइटम्स क्या करता है, कंटेन करता है। बॉन्डेड स्टेट मतलब उसमें बॉन्ड रहता है एक बन के। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय joining 2 or more types of atoms to each other. तो smallest particle of a compound कैसे बना है, are formed by joining 2 और 2 से ज़्यादा टाइप्स के एटम्स को मिला के smallest particle of a compound बना है। ओके for example, each molecule of water contain 2 hydrogen atom joined to an atom of joined to 1 atom of oxygen. H2O वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O। H2O के अंदर H कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो H2O वाटर के अंदर क्या कंटेंट्स है, 2 हाइड्रोजन आइटम्स है जो कि 1 ऑक्सीजन आइटम से जॉइंट है। The smallest particle of mixture are atoms or molecules of 2 or more elements or compounds. For example, the main constituent molecules of the mixture, namely air, N2, O2, Ar, H2O, CO2. Similarly, मतलब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल क्या बोला है, मेन कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, मेन वाले, मतलब एयर वाले ज़्यादा रहते हैं, जैसे N2O2, देन Ar भी आता है, H2 भी आता है और CO2 भी आता है। ओके, सिमिलरली द मिक्सचर एंड अलॉय brass contain items of copper and zinc। जैसे आपने इसमें ऊपर देखा है, ब्रास कॉपर एंड जिंक से बना है, 2 चीज़ों को मिला के ब्रास बना है। ठीक है, मतलब ब्रास 2 चीज़ों का मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का। While bronze contain items on the elements copper and the tin. The figure 6.4 shows a schematic submicroscopic picture of the types of matter, namely element, compound and mixture, and also their characteristic. See this table? इसमें आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इसका इन तीनों का क्या है, स्कीमेटिक सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक दी है। ठीक है, आप इससे क्या डिफरेंस बिटवीन भी इसका बना सकते हो। इसको आपको अच्छे से याद करना, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। Types of elements. Take the following object: iron nail or sheet, copper wire, aluminium wire, a piece of coil। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लीजिए, ये एक्टिविटी है। Rub each other on a fresh surface of sandpaper and observe। सैंडपेपर पे उसको रब कीजिए, ठीक है, फ्रेश सरफेस पे हर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हैमर ईच ऑब्जेक्ट विथ फोर्स। हैमर मतलब उसको उस पर हथौड़ा मारिए एकदम ज़ोर से। ठीक है, या फिर उसको एकदम ज़ोर से कोई चीज़ से हैमर कीजिए। ठीक है, टेक केयर नॉट टू हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को हर्ट मत करना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब जिसके बाद में एक टेबल दिया है, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। सो लेट्स सी पेज नंबर 42। ठीक है, टेबल में देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर और कोल पीस। इज द सरफेस शाइनिंग, यस और नो।
आयरन नेल शाइनिंग होता है, यस। कॉपर वायर भी शाइनिंग होता है, एल्यूमिनियम वायर भी शाइनिंग होता है, मतलब एल्यूमिनियम वायर में भी शाइनिंग होती है, पर कोल पीस में नहीं होती, ठीक है। कोल मतलब जो कोयले का कोयला जो होता है, ठीक है, कोयले के अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती। द शेप फ्लैटर और ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग, ठीक है। उस पर जब हैमर किए, कुछ चीज हथौड़े से उस पर हैमर किए, तो क्या उसका जो शेप था वो चपटा हो गया या ब्रेक हो गया, तो टूट गया। आयरन नेल द शेप फ्लैटन्स ऑन हैमरिंग, आयरन नेल तो चपटा हो जाएगा, कॉपर वायर भी चपटा हो जाएगा, एल्यूमिनियम वायर भी क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। जो कोल पीस है इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग, पर जो कोल पीस होता है उसका आप मारोगे तो चपटा नहीं होगा, वो दो टुकड़ों में या फिर बारीक उसका टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, कोल पीस के। तो ये था अपना ट्राई दिस वाला एक्टिविटी। The objects in the above activity are made of the elements iron, copper, aluminium and carbon respectively. Fill the following table on the basis of the observations obtained on doing the above two tests on each of the objects. ठीक है, elements having a shiny surface, copper, ठीक है, copper के मतलब कॉपर में शाइनिंग सरफेस होता है, यस। एलिमेंट दैट फ्लैटन नॉट ऑन हैमरिंग, जो ऐसे एलिमेंट जो हैमर करने पे फ्लैट हो जाए, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। एंड एलिमेंट्स विथ अ डल सरफेस, आयरन, आयरन का डल सरफेस होता है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैला जैसा सरफेस होता है उसका, है गंदा सा। एलिमेंट्स दैट ब्रेक्स ऑन हैमरिंग, कार्बन, ठीक है, कार्बन ब्रेक हो जाता है जब उस पर अपन हैमर करते हैं, ओके। You notice that element has different physical properties like luster or paleness, malleability, brittleness. According to that, elements are classified. So in early times, elements were classified into metals and non-metals. पहले के टाइम पे क्या होता था, एलिमेंट्स को सिर्फ दो इसमें क्लासिफाई किया जाता था, एक तो मेटल, नॉन मेटल। सो आफ्टर इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स अ न्यू टाइप मेटालॉइड इज डिस्कवर्ड। सो मतलब आफ्टर कुछ इन्वेंशंस के बाद एक न्यू एलिमेंट को डिस्कवर किया गया है, वो था मेटालॉइड, ठीक है। द डिटेल स्टडी ऑफ दीज टाइप elements will be made in chapter metals and non-metals. Next है types of compound. apparatus क्या क्या है, evaporating dish, tripod stand and burner etc. burner, okay. Chemicals, camphor, washing soda, blue, vitriol, sugar, glucose, urea. ये ट्राई दिस है एक्टिविटी है। Keep the evaporating dish on the tripod stand. Take some camphor in the evaporating dish, okay, in this. Heat the camphor in the dish strongly with the help of a burner, ठीक है, इसको हीट देना है। Find out what remains behind in the evaporating dish, और देखना है कि क्या बचा है इसके अंदर। Repeat the above procedure using limestone, washing soda, blue vitriol, sugar, glucose and urea instead of camphor. सेम यही प्रोसेस को रिपीट करना है, पर इसकी जगह पे ये सब चीजें आप रख दो एक एक करके। Record your observation in the following table. Do this activity carefully under the supervision of your teacher. ये आपको ये एक्सपेरिमेंट आपके टीचर के सुपरविजन से ही करना है। As some of the powders may catch fire.
एंड कभी कभी कोई कोई जो पाउडर्स होते हैं वो फायर पकड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको आपको टीचर के ऑब्जर्वेशन से ही करना है। ओके, सो टेबल देखते हैं। पाउडर इन द इवापोरेटिंग डिश, camphor, limestone, whether there was a residue or no residue in the evaporating dish, color of the residue, कैम्फर का नो रेसिड्यू, कैम्फर कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरा उड़ जाएगा। लाइमस्टोन रेसिड्यू, लाइमस्टोन कुछ बचेगा, एक वाइट कलर का कुछ तो कलरलेस रहेगा, ठीक है, उसका कलर ऑफ द रेसिड्यू क्या रहेगा, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वाइट बोल देंगे क्योंकि कलरलेस है, तो आप ऐसे वाइट बोल सकते हो। देन वॉशिंग सोडा रेसिड्यू, यस, उस वॉशिंग सोडा के अंदर भी कुछ बचता है, तो इसलिए रेसिड्यू, एंड उसका भी कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। देन यहाँ पे आएगा, आपको बाकी के भी सॉल्व करने हैं। देन आएगा ब्लू विट्रियल, उसका भी रेसिड्यू बचता है, वो भी होता है कलरलेस, वाइट कलरलेस। देन उसके बाद आता है शुगर, ठीक है, शुगर के अंदर भी रेसिड्यू बचता है, पर क्या, कैसा कलर का, ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कार्बन, कार्बन का ब्लैक कलर का रेसिड्यू बचेगा, ठीक है, ब्लैक कलर में। देन आता है ग्लूकोज, सेम ग्लूकोज, शुगर और ग्लूकोज आप एक ही कंसिडर कर सकते हो। सो उसके अंदर भी ब्लैक कलर का रेसिड्यू बचेगा कार्बन का, ठीक है। You saw in the above activity that on heating strongly some compounds give residue while others do not give any residue of or give a blackish residue. तो आपने देखा है इसके अबाव, इसके एक्टिविटी में कि अगर आप किसी कंपाउंड को स्ट्रांगली हीट करते हो तो वो कुछ रेसिड्यू देता है या फिर नहीं देता है, ठीक है। कभी कभी ब्लैकिश रेसिड्यू देता है, ब्लैक कलर का या फिर कलरलेस। तो ब्लैक रेसिड्यू इज मेनली मेड ऑफ कार्बन, जो ब्लैक रहेगा वो कार्बन से ही बना है, ठीक है। मोर एवर व्हेन सच कंपाउंड आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर combine with oxygen to form some gaseous substances. When जब कुछ ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इसको अगर एयर में स्ट्रांगली हीट किया जाता है एंड विथ कंबाइन विथ ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है तो एक गैसियस सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। So in case their combustion is not complete, so black colored carbon remains behind as residue. अगर उनका combustion नहीं हुआ तो क्या होता है, जब उसका combustion complete नहीं हो पाता है तो एक black color carbon residue क्या हो जाता है, बच जाता है। So these compounds are called organic compounds or carbon compounds. For example, materials like carbohydrates, proteins, hydrocarbons, for example, petrol cooking gas, are made of organic compounds. So the camphor, sugar, glucose, and urea used in the above activity are organic compounds. So on the other hand, the compounds that decompose on strong heating to leave a residue behind are inorganic compounds. अदर हैंड दूसरी तरफ जो कंपाउंड जो कि डिकम्पोज होता है इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू लीव अ रेसिड्यू बिहाइंड, जो डिकम्पोज होके कुछ रेसिड्यू छोड़ जाता है, वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो कॉमन सॉल्ट, सोडा, dust, blue vitriol, limestone are inorganic compounds. So in addition there is one more type of compounds, namely complex compounds, ठीक है।
एक और टाइप का कंपाउंड है, जैसे अपन ने कौन सा देखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, दो देखे। अभी अपन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर formed by many atoms, and in the center of this structure metal atom are also included. Chlorophyll that contains magnesium, hemoglobin that contains iron, cyanocobalamin, vitamin B12 that contains cobalt are some examples of complex compound. So these are some examples of complex compound. ये सब examples है complex compound के। Various atoms in the molecules of compounds are joined by chemical bonds. बहुत सारे atoms molecules में compounds के molecules में joined हुए हैं और एक chemical bond उन्होंने तैयार किया है. So we are joining to look at that later. Types of mixture. Take 3 beakers. ठीक है. Take a little sand and water in the first beaker. Take some crystals of blue vitriol and water in the second beaker. Take some blue vitriol and sand in the third beaker. Stir the materials in all the 3 beakers and observe. Record your observation in the following table. So, क्या क्या लेने का है अपने को, मटेरियल्स क्या क्या लेने के, सबसे पहले सैंड और वाटर लेने का है, देन ब्लू विट्रोल एंड वाटर लेने का है, देन लेने का है ब्लू विट्रोल, सैंड और वाटर तीनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। अभी आप देखेंगे अपने सैंड और पानी और रेत को अगर आप मिला लो तो क्या होगा, व्हाट चेंजेस सीन ऑन स्टिरिंग। अगर आपने उसके पानी के अंदर आपने उसको रेत को मिला लिया और उसको स्टर कर लिया, ऐसे घुमा लिया, ठीक है, मिक्स कर लिया। सो वाटर अबाउट द सैंड, सैंड के ऊपर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ठीक है, वाटर अबाउट द सैंड है, सैंड एट द बॉटम, और सैंड क्या चल जाएगा, बॉटम में। ठीक है, सैंड एट द बॉटम में चल जाएगा और वाटर अबाउट द सैंड, सभी को पता है। और वो अगर अपन इसको देखते हैं तो वो अपने को 2 फेस में दिखेगा, एक सैंड का, एक वाटर का। ऐसा लगेगा अपन कि 2 फेस देख रहे हैं अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास से देख रहे हो तो, बीकर में से। ठीक है, एंड टाइप ऑफ मिक्सचर हो जाएगा वो हेटेरोजीनियस, अलग अलग है इसलिए हेटेरोजीनियस। अगर सेम होता लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, ठीक है, अभी सॉलिड लिक्विड था इसलिए हो गया हेटेरोजीनियस। सेकेंड है ब्लू विट्रोल एंड वाटर, देन क्या हो जाएगा, इसके अंदर ब्लू कलर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा अगर आप उसको ऐसा मिक्स करते हो तो, एंड वो एक सिंगल फेस दिखेगा और वो हो जाएगा होमोजीनियस। देन ब्लू विट्रोल, सैंड और वाटर तीनों को मिक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन, सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम, ऊपर में अपने को ब्लू कलर सॉल्यूशन दिखेगा और जो रेत है वो क्या हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगी। टू फेस दिखेंगे ऑब्वियसली, एंड दिस वन इज हेटेरोजीनियस। So the part of matter having uniform composition is called phase. Part of matter having uniform composition, इसको बोला जाता है phase. So with the third column of the table, the number of phases seen in each of the beaker after stirring. ठीक है, जो थर्ड कॉलम है फेज का ऑफ द टेबल, नंबर ऑफ फेजेस, मतलब कितने नंबर ऑफ फेजेस दिख रहे हैं वो उसमें दिखाई देता है। व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर्म वन फेज, इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जब पूरे कंपोनेंट्स, मिक्सचर के पूरे कंपोनेंट्स एक फेज बनाते, फॉर्म करते हैं, उसे बोला जाता है होमोजीनियस। ठीक है, अगर आप नींबू पानी को पानी के अंदर मिलाते हो तो वो तो अपने को पता ही नहीं चलेगा ना कि नींबू अलग अलग है, पानी अलग है, नहीं,
तो वो हो जाता है पूरा एक फेज। ठीक है, अगर आप रेत के अंदर पानी मिलाते हो तो रेत तो नीचे हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, पानी पानी तो ऊपर आ जाएगा। तो अपने को कैसे दिख रहा है, वो दो दिख रहा है, नीचे में रेत दिख रही है, ऊपर में पानी दिख रहा है, मतलब वो हो जाएंगे टू फेज। ठीक है, सो जो सिंगल फेज में हो जाता है वो होते हैं होमोजीनियस। एंड when the components of a mixture are distributed into two or more phases, जब कंपोनेंट्स मिक्सचर के दो या फिर दो से ज्यादा फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो हो जाते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो आपको समझा है हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। सो लेट्स मूव ऑन, ट्राई दिस। टेक 3 बीकर्स, ठीक है, 3 बीकर्स लीजिए। देन एक इसमें 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट लीजिए, एक बीकर फर्स्ट बीकर में। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो आपका घर में खाने का सॉल्ट है वो। 10 ग्राम सॉ 10 ग्राम सॉ डस्ट इन द सेकेंड बीकर। ठीक है, डस्ट जो होता है। एंड 10 मिलीलीटर 10 ml मिल्क इन द थर्ड बीकर। एड 100 ml वाटर टू ऑल द 3 बीकर्स, सभी बीकर्स में 100 ml वाटर ऐड करेंगे एंड उसको हिलाएंगे, स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे। विच ऑफ द मिक्सचर शोज सेपरेट वाटर फेज? प्लेस द 3 बीकर्स इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकली हेल्ड पेपर एंड पास अ laser beam through the beakers from the opposite side. At the same time, observe what appears on the paper in front of the beaker. Also look at the beaker. From the side. So arrange 3 filtration assembles using conical flask, funnel, and filter paper for doing filtration. Stir the mixtures in the 3 beakers and carry out filtration. Record all the observations in the following table. ये जो टेबल दिया है नीचे में, इस टेबल में आपको क्या करना है, आपका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एंड दिस इज, आपको चीज जो है वो आपको अपने मन से करना है। दिस इज यू हैव टू डू बाय योर ओन। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर इज 44, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सेम मिक्सचर्स का, सेम फेज में जो है वैसे मिक्सचर्स का, होमोजेनियस मिक्सचर का 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट बीकर, इन द अबाव एक्टिविटी, ऊपर जो अपन इसके पहले एक्टिविटी पढ़ी उसका फर्स्ट बीकर, ठीक है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सॉल्ट इज फॉर्म। तो उसमें फर्स्ट बीकर के अंदर होमोजेनियस मिक्सचर वाटर और सॉल्ट का फॉर्म हुआ। जैसे आप सॉल्ट, अगर आप पानी लेते हो उसमें आपने सॉल्ट मिलाया और उसको घुमा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि सॉल्ट कहाँ पे है। ठीक है, वो तो उसमें मिक्स हो गया। जैसे आप रेत के साथ करोगे ऐसा तो रेत पता चलती है कि कहाँ पे है वो, पर आप सॉल्ट के अंदर ऐसा करोगे तो सॉल्ट पता नहीं चलता, वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो वो हो जाता है वन फेज, मतलब वो होमोजेनियस हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड अ सॉल्ट सोल्यूशन। तो इसको बोलेंगे सॉल्ट सोल्यूशन। दैट कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट उस सोल्यूशन में का जो कि ज़्यादा प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो, लार्जर प्रपोर्शन। अब देखो, पानी और नमक आपने मिलाया, ठीक है, पानी के अंदर नमक मिलाया, आपने पानी के अंदर नमक मिलाया, तो जो पानी हो जाएगा उस वो लार्ज प्रोपोर्शन में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट। द अदर कंपोनेंट्स which are in less proportion that the solvent are called solutes. Yes, तो जो जिनका प्रोपोर्शन कम होता है, जैसे सॉल्ट का प्रोपोर्शन कम था तो वो हो गया, क्या हो गया, वो सोल्यूट्स हो गया। जैसे आपने नींबू और पानी मिलाया, पानी के अंदर नींबू मिलाया, मतलब जो पानी था वो हो गया सॉल्वेंट और जो नींबू पानी था वो हो गया सोल्यूट्स, मतलब जो नींबू था वो। The process of forming a solution by mixing solutes in a solvent
is called dissolution. So इसको बोलते हैं resolution. ठीक है. According to the states of the components, solutions can be of many types. The solutions such as seawater, blue vitriol, dissolve in water, salt dissolve in water. The sugar syrup are of the type solid in liquid. In addition to this, the solution can also be of the types liquid in liquid. देखो solution का भी types आता होता है. लिक्विड इन लिक्विड होता है, गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, फिर गैस इन लिक्विड. ठीक है. जैसे अभी आपने बोले टाइप सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कुछ भी कोई भी टाइप्स हो सकते हैं. जैसे लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है विनेगर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. गैस इन गैस फॉर एग्जांपल एयर, सॉलिड इन सॉलिड फॉर एग्जांपल alloy like brass, steel, stainless steel, etc. The gas in liquid, for example, chlorinated water, hydrochloric acid. The composition of a homogeneous mixture, that is to say solution, is uniform throughout the bulk. If solvent is a transparent liquid, अगर solvent एक transparent liquid है, the solution is also transparent. तो solution भी transparent होना चाहिए. and it passes through a filter paper, and वो filter paper में से pass भी होना चाहिए. ठीक है. filter paper से होते हुए. Then suspension. In the second beaker, in the above activity, a heterogeneous mixture of water and sawdust was formed. ठीक है. जो डस्ट वगैरह था, sawdust और वाटर का जो मिक्सचर था वो एक हेट्रोजीनियस था. ठीक है. सेकेंड बीकर में. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड. वो एक लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर था. हेट्रोजीनियस मिक्सचर of a liquid and a solid is called a suspension. So heterogeneous mixture liquid और solid का उसे बोला जाता है suspension. Simple है. The diameter of the solid particles in a suspension is larger than 10 to the power minus 4 meter. Therefore, light cannot transmit through it. ठीक है. So इसलिए लाइट उसमें से ट्रांसमिट नहीं होती है. Moreover, these solid particles remain on an ordinary filter paper as residue, and therefore the liquid and solid components of a suspension get separated by filtration. Then next आता है colloid. The mixture of water and milk in the third beaker in the above activity is translucent. Means what? जो वाटर और दूध का, ठीक है, वाटर एंड मिल्क का जो मिक्सचर था थर्ड बीकर के अंदर, वो क्या था? ट्रांसलूसेंट था. इट मीन्स दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट. देखो ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है, इसके बारे में दिया है. ठीक है. मीन्स दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस मिक्सचर, जब लाइट इस मिक्स में जो मिक्सचर था किसका, वाटर और मिल्क का, इसके सरफेस पे जब इंसिडेंट होता है, देन इट इज पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली स्कैटर्ड. मतलब ये पार्टली ट्रांसमिट होता है और कुछ पार्ट उसका क्या होता है, स्कैटर्ड होता है. ठीक है. मतलब पूरा ही उसका ट्रांसमिट नहीं हो जाता है, या फिर पूरा ही पार्ट उसका स्कैटर्ड नहीं हो जाता है लाइट का. कुछ मतलब थोड़ा बहुत ट्रांसमिट होता है और थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है. So this is because the tiny particles of milk phase in this heterogeneous mixture are dispersed evenly in water phase. ये इसलिए क्योंकि टाइनी पार्टिकल जो मिल्क फेज है,
उसका जो टाइनी पार्टिकल्स है मिल्क फेज इन दिस हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर क्या है, डिस्पर्स्ड है, उसके टाइनी पार्टिकल्स इज डिस्पर्स्ड इवनली इन वाटर फेज, ठीक है। वाटर फेज के अंदर मिल्क के पार्टिकल्स इवनली फैले हुए हैं and the diameter of these particles is around 10 to the power minus 5 meter. So, such a heterogeneous mixture is called a colloid. तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे heterogeneous मिक्सचर को बोला जाता है colloid. However, as the pores of an ordinary filter paper are larger than colloid, the heterogeneous mixture cannot be separated by filtration. जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो उसको अपन किसी भी तरीके के फिल्ट्रेशन से, फिल्टर से उसको सेपरेट नहीं कर सकते. सो मिल्क इज इटसेल्फ अ कोलॉइड. मिल्क एक खुद में ही एक कोलॉइड है एंड इन इट द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा having a diameter around 10 to the power minus 5 m are dispersed in the aqueous medium. जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स है किसके, प्रोटीन्स, फैट्स के, ठीक है. ये सब के जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर अराउंड कितना, 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर है एंड आर डिस्पर्स इन द एक्वेस मीडियम, एंड वो एक्वेस मीडियम के अंदर फैले हुए, डिस्पर्स हुए हैं. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस there are some more types of colloids such as solid in gas, for example smoke, ठीक है. स्मोक एक solid in gas का एक एग्जाम्पल है. देन लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या है, फॉग, क्लाउड एक्सेट्रा. लिक्विड इन गैस, ठीक है, गैस के अंदर लिक्विड मीन्स जैसे फॉग आप देखते होंगे, फॉग के अंदर हल्का सा पानी होता है एंड क्लाउड में भी पानी होता ही है ना. तो ये था लिक्विड इन गैस का. Let us understand compounds. While studying matter, we have seen that element is a type of matter having the simplest composition. On inspection of the composition of the types compound are mixture, it is learned that they are formed from 2 or more units. So, जब मैटर की स्टडी हो रही थी तो हमने देखा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट कंपोजिशन है. उसके अंदर एक सिंपलेस्ट कंपोजिशन है एलिमेंट के अंदर. सो ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोजिशन, जब कंपोजिशन का इंस्पेक्शन हो रहा था ऑफ द टाइप्स कंपाउंड, ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द टाइप्स कंपाउंड के ऊपर इंस्पेक्शन हो रहा था और मिक्सचर के ऊपर, ठीक है. तो ये पता चला कि ये सीखने को मिला कि वो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर यूनिट्स, 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट से क्या वो फॉर्म हुए हैं, ठीक है, कंपाउंड एंड मिक्सचर. सो वेदर दीज यूनिट्स आर इन अ जॉइंट स्टेट विथ ईच अदर और सेपरेट डिसाइड्स वेदर द मैटर इज अ कंपाउंड और अ मिक्सचर. सो ये जो 2 यूनिट है इसी पे से डिसाइड होता है कि वो कंपाउंड है या मिक्सचर है. मतलब वेदर वो जो यूनिट्स है वो जॉइंट स्टेट में है या सेपरेट है, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि वो जो है वो कंपाउंड में रहेगा कि मिक्सचर, जो मैटर है वो कंपाउंड है या मिक्सचर है. ओके, दिस इज द एक्टिविटी. टेक 2 evaporating dishes. टेक 7 ग्राम आयरन फिलिंग इन द फर्स्ट डिश. एक डिश में 7 ग्राम का आयरन फिलिंग लेने का एंड 4 ग्राम सल्फर इन द सेकेंड डिश. टेक अ horseshoe magnet near the matter in both the dishes and observe. Transfer the entire iron fillings from the first dish to the second. Stir with a glass rod and observe by taking the horseshoe magnet near the matter. Also observe the color of the matter. Now heat the matter in the second dish for a while and let it cool. Observe the color change, if any, in the matter and observe whether there is an effect of the horseshoe magnet on it. Record all the observation in the following table. So first is table देखेंगे अपन.
action, color of matter, effect of horseshoe magnet. Iron fillings and sulfur were mixed in the dish. तो कलर क्या हो गया? ब्लैक एंड येलो. ठीक है. एंड मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग फ्रॉम द मिक्सचर. The iron fillings and sulfur in the dish were heated together. दोनों को हिट किया तो ब्लैक कलर हुआ. Then a compound iron sulfide is formed. A magnet has no effect on iron sulfide. Okay. So ये था उसका मतलब ये टेबल था जिसका अपन ने आंसर्स निकाल लिए. So let's move on to next page number 45. In the above activity on testing the matter obtained by mixing iron fillings and the sulfur with horseshoe magnet, it was found that the resulting matter was a mixture of iron and sulfur and possessed properties of both the components. क्या देखने को मिला है कि रिजल्टिंग मैटर क्या था? रिजल्टिंग मिक्सचर जो बना वो क्या था? आयरन और सल्फर का मिक्सचर था जो जिसमें दोनों की भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी. ठीक है. विच पोजेस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स. ओके. दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें थी, दोनों कंपोनेंट्स की. सम पार्टिकल्स वर येलो. ठीक है. कुछ पार्टिकल्स येलो कलर के थे. दे वर ऑफ सल्फर. सम पार्टिकल्स वर ब्लैक. सो दे वर आयरन. जो येलो थे वो सल्फर थे, जो ब्लैक थे वो आयरन पार्टिकल्स थे. The property of iron particles to get attracted toward magnet was unchanged. जो प्रॉपर्टी थी आयरन की वो चेंज नहीं हुई है. आयरन जो अट्रैक्ट होता था मैग्नेट में उसकी वॉज क्या होगी? वो अनचेंज होगी. ठीक है. चेंज नहीं हुई. So in other words, the components iron and sulfur were in free state in that matter. On the contrary, when iron fillings and sulfur were heated together and cooled, there was no effect of magnet and the characteristic yellow color of sulfur also disappeared. जब उसको when iron filling and sulfur को हीट किया साथ में एंड ठंडा किया, सो देयर वाज नो इफेक्ट. कुछ भी इफेक्ट नहीं था मैग्नेट का. ठीक है. एंड the characteristic yellow color of sulfur also disappeared. जो येलो कलर था सल्फर का वो भी क्या हो गया? गायब हो गया. From this we understand that the matter formed in the above activity is different from the original components. A chemical combination took place between iron and sulfur due to heating in the above activity. So the atom of iron and sulfur became joined by chemical bond to form molecules of a new compound. So the atom of iron and sulfur, मतलब जो आयरन और सल्फर के जो एटम्स है became joined by chemical bond. केमिकल बॉन्ड से दोनों भी उसके एटम्स ज्वाइन होने लगे एक एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ न्यू कंपाउंड. न्यू कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स वो फॉर्म करने लगे. Then molecular formula and valency. There is a definite proportion of the constituent elements in a compound. Certain number of the atom of the constituent elements are joined to each other in a molecule of a compound. Molecular formula indicates the number of atoms. ठीक है. molecular formula क्या indicate करता है? number of atom of each of the constitution elements present in the one molecule ऑफ अ कंपाउंड. वन मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है वो शो करता है. ठीक है. ऑफ वन ऑफ ए कंपाउंड का. द अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिंबल्स ऑफ द ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर एज सबस्क्रिप्ट्स. सो अ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिंबल. सिंबल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो of the all constituents elements and their respective number as subscripts. ठीक है. जैसे यहाँ पे एक टेबल है. Just look at the table. Water H2O. ठीक है. इसमें कौन से constituents है? H है और O है. H कितना है? 2 है
दिख रहा है H2O, तो H कितना है 2 है, O कितना है 1 है। HCl के अंदर H 1 है, HCl भी 1 है। CH4 के अंदर C 1 है और H क्या है 4, दिख रहा है H4, CH4, H कितने 4 है। MgCl2 Mg 1 है, Cl कितने 2 है, दैट्स इट। ठीक है, we have seen the relationship between a molecular formula and the number of atoms of various elements in molecules. The ability of joining to another atom with a chemical bond is a chemical property of each atom. This ability is indicated by a number and this number is called valency of that atom. So ये जो ability होती है, दिस एबिलिटी इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर, ये एबिलिटी को एक नंबर से इंडिकेट किया जाता है एंड ये नंबर को बोला जाता है वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ओके, an atom forms as many chemical bonds with other atom as its valency। ठीक है, एटम बहुत सारे केमिकल बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम से, ठीक है, जैसे उसकी वैलेंसी उसके हिसाब से। So generally, valency of an atom remains constant in its various compounds. Okay, valency हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप कोई भी कंपाउंड ले लो, हर किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर इज 46। लेट्स कंप्लीट द टेबल। सो इसमें देखो वैलेंसी है H की 1 1, आपको तो पता ही है H की वैलेंसी कितनी रहती है 1 1। पहले तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट देख लेते हैं। HCl के अंदर H और Cl रहेगा, H2O के अंदर H और O, H2S HS, NH3 H3 सॉरी HN, HBr HBr, देन HI NaH, देन HNA और CH4 और C और H, मतलब H और C। ओके, सो ये मतलब जितने जितने कंस्टिट्यूएंट दिए हैं जो जो कंपाउंड के अंदर वो लिखे। ओके, सो वैलेंसी ऑफ H कितनी है पता है, वैलेंसी H की 1 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय X विथ X ने ये X है पूरे, ठीक है, X ने H के साथ कितने बॉन्ड बनाया है वो लिखना है। यहाँ पे देखो HCl ने H के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे एक आएगा। O ने H के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड्स बने हैं। ठीक है, 2 है मतलब 2 बॉन्ड्स बनाया है, 2, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं तो 2, देन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं तो 3, देन यहाँ पे एक ही दिख रहा है तो 1 1 1, देन यहाँ पे 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं तो 4। ठीक है, सो जो जो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं वो हो जाएंगी वैलेंसी ऑफ व्हाट X, जो जो यहाँ पे उनकी वैलेंसी हो जाएंगी 1 2 2 3 1 1 1 4, ये होगी वैलेंसी ऑफ दिस वन। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं वैलेंसी। Valencies of the constituent element can be deduced from the known molecular formula of a compound. The basis for this is the univalency of hydrogen। ठीक है, सिर्फ अपन ने ये कैसे फाइंड किया है, हाइड्रोजन के यूनिवैलेंसी के हिसाब से अपन इसको फाइंड किया है। On the other hand, the molecular formula of a compound can be written from the known valencies of the constituent elements by the method of cross multiplication। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से अगर अपने को किसी की वैलेंसी नहीं भी पता है तो भी अपन अगर अपने को किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता तो अपन उसको निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। स्टेप 1, टू राइट सिम्बॉल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट। पहले सिम्बॉल रखिए, सपोज C और O है तो C और O को लिख लेंगे। ठीक है, देन टू राइट द वैलेंसी बिलो द रेस्पेक्टिव एलिमेंट। अब C की वैलेंसी क्या है 4 है, O की वैलेंसी है 2। ठीक है, सभी को पता है C की 4 होती है, O की क्या है 2 है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई C, to cross multiply to obtain the number of atoms of the constituent elements in the molecule of the compound। So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब कैसा, C हो जाएगा 2, C2 हो जाएगा और O हो जाएगा 4। ठीक है,
टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C2O4, ठीक है, C2O4 कर लिया, C2O4. So to write the final molecular formula of the compound, the number of constituent atoms in the final molecular formula should be the smallest possible whole numbers. आप जहाँ पे जैसे 2 और 4 लिखा तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल होना चाहिए, मतलब अभी आप 2 को और छोटा नहीं कर सकते, 4 को भी और छोटा नहीं कर सकते, ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल. For getting this, divide the formula obtained in step 4 by a suitable number. तो ऐसा कुछ गेट करने के लिए देखो 2 और 4 दोनों भी एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, मतलब 2 से और रिड्यूस हो सकते हैं. तो इसलिए अगर अपने को चाहिए, अपने को सुटेबल नंबर चाहिए, आई मीन सुटेबल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, तो क्या करना है, कोई सुटेबल नंबर से उसको डिवाइड कर लो. सो फॉर्मूला ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिला था अपने को, C2O4 मिला था. तो फाइनल मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग बाय 2, अब इसको 2 से डिवाइड कर लिया तो आंसर क्या रहा है CO2. अब देखो 2 से डिवाइड कर लिया, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे तो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो हो गया CO2. बस इसी तरीके से अपने को फाइंड करना था. Pairs of elements are their valence and their valencies are given in the following table. So use them logically to deduce the formula, molecular formula of the compounds formed from the pairs and write them in the last column. अब देखो यहाँ पे है CH, C की है 4, H की है 1, तो क्या होगा क्रॉस, ठीक है, कैसा हो जाएगा ये क्रॉस, ठीक है, सो हो जाएगा CH4. अगेन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा NH3, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Fe2S2, मतलब यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे भी 2 होता. अभी 2 2 को अपन और छोटा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर लो तो 1 1 बचेगा, तो FeS. अभी आप बोलोगे 2 ये 4 है, इसको भी तो अपन आप कर सकोगे ना और डिवाइड, नहीं, पर यहाँ पे देखो C के पास 1 ही है ना, करना है तो पूरे को एक साथ करना पड़ता है, आप अकेले को डिवाइड करके नहीं छोड़ सकते हो, करना है तो इसी को भी, इसको भी करेंगे आप, इसको भी करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 1 है, तो आप अभी और इसको छोटा नहीं कर सकते हो, ठीक है. अभी यहाँ पे है CO2 अपन ने देखा है, ठीक है, CO2 का अपन ने अभी देखा है. सो ये तो चैप्टर यहीं तक था, एंड इसके बाद आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, ठीक है. इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके आप इसकी एक्सरसाइज वहाँ से सॉल्व वाली, आंसर वाली डाउनलोड कर सकते हैं. ओके.